हॅलो स्टुडंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का स्थूल वाचन जगणं कॅक्टसचं। इस स्थूल वाचन को प्रसिद्ध लेखक वसंत शिरवाडकर इन्होंने लिखा है। कैक्टस एक कार्टून से भरा हुआ झाड़ रहता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। रेगिस्तान जैसे जगह पे कैक्टस बहुत मिलते हैं। ये झाड़ जो है वो एक काटेरी रहता है, कार्टून का भरा हुआ रहता है, कार्टून से भरा हुआ रहता है और कम पानी पे जीता है। लेखक ने इस लेसन में इस कैक्टस झाड़ की इम्पोर्टेंस बताया है, उसके फीचर्स बताए हैं और उसकी एबिलिटी बताया है कि वो किस तरह से इतनी गर्मी में इतने कम पानी में भी जीता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि रेताळ जमीन। वाळवंटी प्रदेश मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट। रेगिस्तान पूरा का पूरा कोरडा रहता है, मतलब सूखा ड्राई रहता है। पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि रेताड़ ज़मीन, पानी तो कहीं पे भी मिलता नहीं है। मैलों मैलों घूमो, रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है और सब जगह पे रेती रेत मिलती है, सैंडी सैंड रहती है। आता या तीन गोष्टी जेथे एकत्र येतात तेथे जीवन कसे फुलणार। अगर ये तीनों चीज़ें मतलब कोरडेपना, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य मतलब पानी की कमी और रेताड़ ज़मीन, ये तीनों चीज़ें एक साथ रहेगी तो किसी की ज़िंदगी कैसे फुलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। पण निसर्ग हा मोठा जादूगार आहे। वाळवंटी प्रदेशातील खास येथील अशी जीवसृष्टी आहे, वनस्पती आहेत आणि या वनस्पतीवर जगणारे प्राणी आहेत। ये नेचर जो है बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसे वाळवंटी प्रदेशात मतलब ऐसे रेगिस्तान में भी ऐसी वनस्पतियाँ हैं, ऐसे पौधे हैं और इस वनस्पति पे मतलब छोटे छोटे पौधों पे, छोटे बड़े पौधे पे जीने वाले प्राणी भी, एनिमल्स भी हमें मिलेंगे रेगिस्तान में। पाण्याखेरीज वनस्पती व प्राणी जगू शकत नाही हे तर खरेच, पण वाळवंटी प्रदेशांना थोडेसे का होईना पानी मिळते। पानी के बिना, पाण्याखेरीज मतलब पानी के बिना वनस्पति और प्राणी, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं जी सकते, ये तो हम सबको पता है। लेकिन पूरे रेगिस्तान में थोड़ा तो पानी मिलता ही है आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की या थोड्याशा पाण्यावर तो तिथे वनस्पती फुलवतो आणि तेथले प्राणी जगवतो। और नेचर की बहादुरी तो देखो, ऐसे थोड़े से पानी में भी पौधों को वो ज़िंदा रखता है और वहाँ के जानवरों को भी वो ज़िंदा रखता है। वाळवंटातील जीवनसृष्टी हा खरोखरच पृथ्वीवरचा एक चमत्कार आहे। रेगिस्तान में जीवनसृष्टि होना मतलब जीना, जिंदगी होना, रेगिस्तान में ज़िंदगी होना खरोखर ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है, कड़ी धूप रहती है, खेती की कोई जगह नहीं रहती, हर जगह पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान रहते हैं। ऐसी जगह पे कोई भटक जाता है तो भी इंसान को रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जगह में फिर भी निसर्ग ने जीव सृष्टि बना के रखी है और ऐसे प्लांट बना के रखे हैं जो ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी जीते हैं और ऐसे प्राणी भी हैं जो ऐसे प्रतिकूल स्थिति में भी जीते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीना तो सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एकदाच पाऊस पडतो। रेगिस्तान में, डेजर्ट में साल में एक ही बार बारिश गिरती है।
कधी कधी तर कधी तर 2-2, 3-3 वर्ष पावसाचा ठिकाणा नसतो. कभी कभी 2 साल 3 साल के बाद बारिश गिरती है. अवर्षणाच्या या प्रदीर्घ काळात हा प्रदेश अतिशय वैरान व वृक्ष दिसतो. अवर्षण मतलब ये गर्मी के दिनों में, सूखे के दिनों में, ऐसी सिचुएशन में ये जो एरिया है रेगिस्तान बहुत वैरान दिखता है और बहुत ड्राय दिखता है. बहुत वृक्ष दिखता है. तेथे जी काही झाडे व झुडपे असतील त्यावर त्या काळात एकही पान असत नाही. जो भी वहाँ पे झाड़ रहते हैं, झुडपे रहते हैं, झाड़ छोटे बड़े झाड़, झुडपे मतलब बुशेश, वो सब रहता है, लेकिन उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहता. जीवन सुकून निष्प्राण झाल्यासारखे वाटते. ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है ज़िंदगी में. वहाँ पे रहने वाले में, वहाँ पे जो जीव सृष्टि है वहाँ पे कोई जान ही नहीं है. सब निष्प्राण लग रहा है, सब भकास लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है. उसके अंदर कोई तेज़ नहीं लग रहा है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं लग रहा है. मग एक दिवस पाऊस पडतो आणि एखादी जादू व्हावी त्याप्रमाणे झाडाझुडपांना पालवी फूटते. फिर एक दिन बारिश आ जाती है और फिर हर जगह पे पालवी हरियाली हो जाती है. जो झाड़ सूखे हुए हैं, जो झाड़ में जान नहीं है, ऐसे झाड़ों में जान आती है. आणि जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेत पडून असलेल्या बियांमधून रोपे वर येतात और ज़मीन में बहुत समय तक जो बीज गिरी हुई रहती है उनमें से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं. मतलब हर जगह पे हरियाली झाड़ हो जाते हैं. पाहता या रोपांवर भरगच्च फुले फुलतात. ये जो जंगली झाड़ है उन झाड़ों के ऊपर फुले भी आने लगती है, फ्लॉवर्स. इतके दिवस ओसाड पडलेला भूप्रदेश पाना फुलांच्या हिरव्या पिवळ्या लाल रंगाने एखादा बगीच्यासारखा चित्रमय दिसू लागतो. इतने दिनों तक ये सूखा प्रदेश हरे पत्तों की वजह से कलरफुल लाल येलो और ग्रीन फूलों की वजह से, पत्तों की वजह से ऐसा लगता है कि एक पिक्चर बनी हुई है. कवींनी म्हटल्याप्रमाणे मरुभूमीचे नंदनवन होते, पण हे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे थोडाच काळ टिकणारे असते. किसी कवि ने कहा है कि मरुभूमीचे नंदनवन होते. जब बारिश गिरती है तो ये जो मरुभूमि मतलब ये जो रेताड़ ज़मीन है, रेगिस्तान है, वहाँ पे नंदनवन होते हैं. नंदनवन मतलब बारिश की वजह से हरियाली होती है, कलरफुल फ्लावर्स खिलते हैं. हर जगह पे हरा ही दिखता है. लेकिन ये सब थोड़ा समय के लिए होता है. ऐसा लगता है कि जैसे सुबह में हम लोग सपना देखते हैं, वो सपना कितने थोड़े टाइम के लिए होता है, वैसा ये सब कुछ चीज़ें भी थोड़े वक्त के लिए ही होती हैं. लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लागतो और थोड़े दिन में ही सूरज वापस आग बरसाने लगता है, आग फेंकने लगता है. हवा तापल्या तव्यासारखी गरम होते और थोड़े दिन में वापस जो हरियाली छाई हुई थी, जो एक अच्छा सा प्रसन्न सा वातावरण बना हुआ था, वो देखते देखते ख़त्म हो जाता है. सूरज वापस आग बरसाने शुरू कर देता है. हवा ऐसा लगती है कि गर्म तवे की जैसी है और इतनी गर्म रहती है. पाने, फुले, गवत करपून जाऊन जमिनींना त्यांना भुगा होऊन पडतो. पाने जो इतनी हरी पाने जो खिली हुई है, पत्ते, फूले जो फ्लावर्स खिले हुए थे कलरफुल, गवत जो घास थी हरी वो सब जल के, मतलब धूप के वजह से जल के उनका राख बन गई है. वाळवंटाचे ओसाड भकास जीवन पुन्हा सुरू होते और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है. भकास जीना, रुक्ष जीना, ओसाड जीना. ना उसमें कोई
जान है ना उसमें, कोई खूबसूरती है, कुछ नहीं है, बस सब जगह पे धूप धूप, सब जगह पे सूखा सूखा. पण एक गोष्ट होते, रोपांनी आलेल्या बिया मातीत पडतात, त्या पुढील वर्षाचा पाऊस येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात. लेकिन एक चीज़ हो जाती है कि झाड़ तो सूख के कांटा बन जाता है, लेकिन जो बीज रहती है उसके अंदर की, वो मिट्टी में इस तरह से मिलती है कि अगले बारिश तक वो ज़मीन में ही पडी हुई रहती है. पाऊस आला की उगवायचे आणि पाऊस संपून कोरडा हंगाम आला की बियांच्या रूपाने मातीत पडून राहायचे. हा जो वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार आहे तो अवर्षण टाळणारा आहे. बारिश आई कि उस पौधे में से, बीज में से पौधा निकलने का और पाउस ख़त्म हुआ और गर्मी का मौसम आ गया, मतलब धूप, कड़ी धूप आ गई कि वापस उस पौधों में से जो बीज तैयार हुई है वो बीज वापस मिट्टी में मिल जाती है और अगले साल बारिश में वापस उसी बीज में से नया पौधा खड़ा हो जाता है. इस वजह से जो अवर्षण है वो ख़त्म हो जाता है. वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या वनस्पतींचा आणखीन एक प्रकार आहे, तो अवर्षणाचा प्रतिकार करणारा आहे. वाळवंटी प्रदेशात, रेगिस्तान में जो वनस्पति तैयार होती है, खड़ी हो जाती है बारिश में, वो प्रतिकार करने वाली है, मतलब लढणे वाली. या वनस्पती पाऊस पडतो तेव्हा जे काही पाणी मिळवता येईल तेवढे स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात. बारिश जाने के बाद अवर्षण से लड़ती है. ये जो वनस्पति है वो जब बारिश करती है तो जितना मिला उतना पानी अपने अंदर जमा करके रखती है. और जैसे बारिश जाती है, गरमी चालू हो जाती है, धूप चालू हो जाती है आणि कोरड्या हंगामात अगदी मंद गतीने वाढत राहतात. और जैसे बारिश चली जाती है और गर्मी में धीरे 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 बढ़ती जाती है. अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या वनस्पतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं कॅक्टस. अवर्षण से लड़ने के लिए, अवर्षण से प्रतिकार करने के लिए सबसे सबसे इम्पॉर्टंट वनस्पती अगर कोई पौधा कोई है तो वो कॅक्टस आहे. कॅक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको. कॅक्टस आता आपल्या दिवाणखान्यात येऊन पोचला आहे. कैक्टस तो तुम लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा. एक शो के झाड़ के जैसा भी उसको हॉल में यूज़ किया जाता है, कुंडी के अंदर रख के, पॉट के अंदर रख के कॅक्टस को घर में भी सजाया जाता है. कॅक्टस बागेत तर लावतातच, पण मनी प्लांटप्रमाणे कॅक्टसच्या शोभेच्या कुंड्या अनेक घरातून दिसतात. कैक्टस बागों में भी लगाए जाते हैं, गार्डन में भी लगाया जाता है, घर के अंदर भी रखा जाता है और साथ ही साथ डेकोरेशन के लिए भी, घर के डेकोरेशन के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है. वर्षा मतलब ड्रॉट को टालने वाली, सूखा को टालने वाली और उससे लड़ने वाली सबसे इम्पॉर्टंट वनस्पति अगर कोई है, पौधा कोई है तो वो है कॅक्टस. अगदी थोड्याशा पानावर कसे वाढावे याचा नमुना दाखवण्यासाठी निसर्गाने जणू काय कॅक्टसची पैदास केली आहे. बहुत थोड़े पानी में कैसे ज़िंदा रहने का और कैसे बढ़ने का ये दिखाया है निसर्ग ने. कैक्टस को पैदा करके निसर्ग ने ये बताया है कि कितने थोड़े से पानी में कोई जी सकता है. वाळवंटी प्रदेशाचा कॅक्टस हा अगदी खास प्रतिनिधी आहे. कॅक्टसच्या अनेक जाती आहे. कैक्टस रेगिस्तान का प्रतिनिधि करता है. प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव है. और उसके तो बहुत सारे स्पेसिस है, जातियाँ है. सग्वारो कैक्टस हा कॅक्टसचा राजा. उसमें से सॅग्वारो कॅक्टस जो है वो कॅक्टस का राजा है. तो 50 फूट उंचीपर्यंत वाढतो. म्हणजे कॅक्टस राक्षसच तो. 50 फीट लंबा बढ़ता है वो सॅग्वारो कॅक्टस. तो ये तो एक मॉन्स्टर की जैसा दिखता है. त्याची वाढ इतकी मंद असते की वर्षात तो फक्त 3 फूट वाढतो आणि 200 वर्ष जगतो. वाळवंटी प्रदेश में, मतलब रेगिस्तान में, कैक्टस जो है या कैक्टस जैसे और भी जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, वो वनस्पतियाँ बारिश में अपने अंदर जितना हो सके पानी जमा करती है. फिर बारिश जाने के बाद धीरे धीरे करके वो पानी को यूज़ करती है. इसलिए उनकी जो ग्रोथ है धीरे धीरे होती है.
म्हणजे आज उभे असलेले काही सगवारे कॉक्टस हे दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या काळापासूनच होत आहेत. दूसरा बाजीराव का जो वक्त था, उस वक्त से लेके ये कुछ कैक्टस अभी भी है. उस वक्त में जो कैक्टस थे वो शायद अभी भी है. तसेच सॅग्वाराची 50 वर्षात 3 फूट वाढ होते. या हिशोबाने एक माणूस त्याच्या संबंध आयुष्यात सॅग्वारे कॅक्टस फार फार तर कमरेच्या थोडासा वरपर्यंत वाढलेला पाहिजे. सॅग्वारे कैक्टस 50 साल में 3 फुट बढ़ता है. उस हिसाब से वो एक इंसान के कमर से थोड़ा ऊपर तक उसकी ग्रोथ होएगी. सॅग्वारे कॅक्टस हा असा राक्षस तर काही कॅक्टस तुमच्या हाताच्या अंगठ्याच्या पेरा इतके चिमुकले. अगर सॅग्वारे कैक्टस एक मॉन्स्टर की जैसा है, बड़ा है, लंबा है, तो कुछ कैक्टस अपने अंगूठे के जितने हैं, अंगूठे से भी छोटे हैं. कॅक्टसच्या झाडांनी अवर्षणाचा प्रतिकार करण्याची निरनिराळी तंत्रे पैदा केली आहेत. कैक्टस के झाड़ ने अवर्षण से लड़ने के लिए, मतलब सूखे से लड़ने के लिए अलग अलग तंत्र तैयार की है. कॅक्टस के झाड ने त्याची सगळी अंगरचना पाणी साठवण्यासाठी असं म्हटले तरी चालेल. पूरा का पूरा कैक्टस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितना हो सके पानी जमा किया जाता है. काही कॅक्टस चेंडूच्या आकाराचे तर काही खांबाच्या आकाराचे. कुछ कैक्टस जो है वो बॉल के जितने छोटे तो कुछ खंबे के जितने बड़े हैं. आपल्या अंगात कमीत कमी भाग कोरड्या हवेला उघडा पडू द्यायचा अशी कॅक्टसची धडपड असते. अपने बदन का थोड़ा सा हिस्सा वो हवा के लिए, मतलब गर्म की हवा के लिए खुला रख देता है. बाकी पूरे बदन में वो पानी समा लेता है. बहुतेक कैक्टस घड़ीदार असतात, मतलब घड़ी बनाई हुई रहती है. प्लेट्स रहते हैं उसको, फोल्ड्स रहते हैं उसको. या घड्यांनी 2 गोष्टी साधतात. इस घड़ी के वजह से, जैसे अपन कपड़ों की घड़ी करते हैं, इस घड़ियों की वजह से, इस प्लेट्स के वजह से, इस फोल्ड की वजह से 2 चीज़ें होती है. एक अशी की घड्यांच्या आतला भाग कोरड्या गरम हवेपासून सुरक्षित राहतो. घड़ी के वजह से, मतलब फोल्ड के वजह से अंदर का जो हिस्सा है वो गर्म हवा से सेफ रहता है. दूसरी अशी की घड्यांचा पन्हाळीसारखा उपयोग होतो. और दूसरा ऐसा कि जो घड़ी है, जो फोल्ड है, उनको पन्हाड़ी के जैसा उपयोग किया जाता है. मतलब उसके ऊपर पानी टिकता नहीं है. पन्हाड़ी के अंदर से पानी, जैसे कौल के अंदर से, रूफ के अंदर से पानी कैसे नीचे उतरता है, वैसे पन्हाड़ी के अंदर से भी पाणी नीचे उतरता है. जेव्हा केव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचे पाणी या पन्हाळ्यामधून खाली वाहत जाऊन थेट मुळांना पळवते. जिस तरह से पन्हाड़ी से पानी नीचे आता है, घर के ऊपर पन्हाड़ी लगाई जाती है, बारिश जब गिरती है तो छत के पानी जो है, रूप पे जो पानी, बारिश का पानी जो गिर रहा है वो पन्हाड़ी के ज़रिए से नीचे आ जाता है. सेम वैसे ही जब बारिश गिरती है तो ये जो कैक्टस की जो फोल्ड है वो पन्हाड़ी की जैसी बनी हुई है, तो वो पानी नीचे आ जाता है जो पौधों के ऊपर गिरता है, और नीचे आके सीधा पौधों के मूल के ऊपर मिल जाता है. मूल मतलब रूट्स के ऊपर चला जाता है. पन्हाड़ी से गिर के सीधा रूट्स को मिल जाता है. झाडातले बरेचसे पाणी त्यांची पाने बाष्पीभवनाने गमावतात. झाड़ का बहुत सारा पानी वो जो झाड़ के जो पत्ते हैं वो बाष्पीभवनाने गमावतात. म्हणून कॅक्टसच्या झाडांचं पान ही गोष्ट वर्जच करून टाकली आहे. कॅक्टसचे रोप लहान असते तेव्हा त्याला 2-4 छोटी छोटी पानी येतात तेवढीच. कैक्टस का झाड़ छोटा सा रहता है और पौधा छोटा सा रहता है और उसको 2-4 ही छोटे छोटे पत्ते आते हैं. नंतर कैक्टस के झाड़ बिन पानाचे रहते हैं. फिर आगे चल के वो कैक्टस का जो झाड़ है वो बिना पान के रहता है, मतलब एक भी उसके पर पत्ता नहीं रहता, लीफ नहीं रहता. कैक्टसच्या झाडात रसदार गर असतो. कैक्टस के झाड़ के अंदर एक गर रहता है, झाड़ के अंदर एक ज्यूस रहता है. त्यावर प्राण्यांची धाडी पडण्याचा मोठाच धोका. और उसके ऊपर ही प्राणी, ये जो जानवर है छोटे मोठे वो आ जाते हैं. पण कॅक्टसच्या झाडाने त्याचाही बंदोबस्त केला आहे.
और झाडने उसका भी बंदोबस्त किया हुआ आहे. अनेक कॅक्टसच्या झाडांच्या अंगावर धारदार बोचरे कांटे पसरलेले असतात. ये जो रस खाने के लिए, कैक्टस के अंदर के रस खाने के लिए छोटे मोटे जो प्राणी आ जाते हैं, हाँ, छोटे मोटे जो प्राणी आ जाते हैं, वो उनसे बचने के लिए कैक्टस से झाड़ पे काटेरी कांटे कांटे रहते हैं. कैक्टस का झाड़ काटेरी रहता है. काटेरी मतलब पूरा थ्रोन वाला रहता है. आणि काय विषाद आहे पण त्या प्राण्यांची तोंड लावण्याची. फिर क्या डेयरिंग है उस प्राणियों में, उन जानवरों में, कि कैक्टस को मुंह लगाए पीने के लिए. उसके अंदर का जो रस है वो पीने के लिए कैक्टस को मुंह लगाए. ये प्राणी में ताकत ही नहीं है प्राणियों में, क्योंकि क्योंकि उस झाड़ के ऊपर बहुत सारे कांटे भी है. कॅक्टस ही सारी धडपड मिळेल तेवढे पाणी स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्याकरता करतो. ये कैक्टस ये सब कुछ क्यों करता है? अगर उसके अंदर का जो गर है, मतलब जो जूस है, अगर उसके अंदर का जो जूस है, अगर कोई और प्राणियों ने खा लिया, जानवरों ने खा लिया, पी लिया, तो उसके अंदर का पानी कम हो जाएगा. तो कैक्टस ये सब कुछ किसके लिए करता है? कि पानी को संभालने के लिए करता है. अपने अंदर पानी को जमा करने के लिए करता है. हे पानी त्यांना अर्थातच त्यांच्या मुळांमधून मिळते. और ये पानी उनको कहाँ से मिलता है? उनके रूट से मिलता है. थोड्या वेळात पुष्कळ पाणी शोषून घेता येईल आणि अशी या मुळांची खास रचना असते. थोड़े समय में बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करने की कुदरत ने ये रूटों को बनाया है. रूट्स जो है वो इस तरह से बने हैं की थोडे वक्त में बहुत सारा पाणी वो ॲब्झॉर्ब कर लेते हैं. पाऊस पडतो तेव्हा सुद्धा उन्हाने भाजून निघालेली वाळवंटाची जमीन फारच थोडे पाणी शोषून घेऊ शकते. बारिश गिरती है तो भी ये जो ज़मीन रहती है, वाळवंटी ज़मीन जो रहती है, रेगिस्तानी ज़मीन जो रहती है, वो थोड़ा सा पानी अपने अंदर ऑब्जर्व करती है. लेकिन झाड़ जो है कैक्टस का, वो अपने अंदर बहुत सारा पानी जमा करता है. या अडचणीवरही कॅक्टसच्या झाडाने मात केली आहे. कॅक्टस आपली मुळं लांब लांब पसरवते आणि भोवतालच्या जास्तीत जास्त क्षेत्रातले पाणी शोषून घेते. बारिश में ज़मीन जो है बहुत कम पानी अंदर समा लेती है. लेकिन कैक्टस का झाड़ ऐसा है कि उसके जो रूट्स है वो ज़मीन में बहुत दूर दूर तक फैली हुई रहती है. और फिर वहाँ से वो दूर दूर से भी पानी ज़मीन का अपने अंदर शोष लेती है मतलब ॲब्झॉर्ब कर लेती है. सॅग्वारे कॅक्टसच्या मुळा यामुळेच 50 फुटापर्यंत लांब असतात. सॅग्वारे कैक्टस के जो रूट्स रहते हैं वो कम से कम 50 फीट लंबे रहते हैं. कैक्टस हे अमेरिका खंडातले झाड आहे. कैक्टस ज़्यादातर अमेरिका का कंटिनेंट में मिलता है. झाडांसंबंधी आपल्या ज्या कल्पना असतात त्यांचा कैक्टसमध्ये संपूर्ण अभाव असतो. झाड़ के बारे में अपन जो सोचते हैं कि झाड़ हरा हरा रहेगा, बड़ा रहेगा, ऊंचा रहेगा, फूल देने वाला, पत्तों से भरा हुआ रहेगा, फूल देने वाला, फल देने वाला रहेगा. लेकिन कैक्टस में इसमें से कोई भी चीज़, कैक्टस एक ऐसा झाड़ है जिसमें ऐसी कोई भी चीज़ अपने को दिखती नहीं है. झाड मतलब म्हणजे बुंध्यावरच्या चौफेर फांद्या, फांद्यांना डाहळ्या, डाहळ्यांना पाने, असे झाडाचे डेरेदार रूप आपल्या दृष्टीसमोर असते. अगर झाड़ के बारे में सोचेंगे तो झाड़ का एक बहुत बड़ा ट्रंक के ऊपर से बुंदा मतलब ट्रंक, और ट्रंक के ऊपर से चारों साइड फैली हुई फांद्या मतलब ब्रांचेस में और छोटी छोटी ब्रांचेस, बहुत सारे पत्ते, हरा भरा झाड़ अपने दृष्टि के सामने आता है. लेकिन कैक्टस के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं रहता. कैक्टस म्हणजे वरच्या बाजूला निमुळता होत गेलेला एक सरळसोट खांब. कैक्टस कैसा है? ऊपर के हिस्से में पतला पतला होते गया हुआ, नीचे से जाड़ा और ऊपर से पतला पतला होते हुए गया हुआ सीधा सीधा एक खंबा है. कैक्टसला फांद्या असतात पण त्यासुद्धा त्या सरळसोट खांब्यासारखे. उसके अंदर भी ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन वो भी कैसे रहती है? सीधा सीधा लंबी लंबी खांबे की जैसा. सॅग्वारे कैक्टस हात वर करून उभे असलेले एखाद्या मोठ्या बाहुल्यासारखा दिसतो. सॅग्वारे कैक्टस तो एक बड़े से हाथ लंबा करके खड़े हुए डॉल के जैसा दिखता है. कैक्टसच्या सुमारे 1000 जाती आहेत. 1000 उसकी स्पेसीज है, जातियाँ हैं.
त्यातील अनेक आकारांचे मोठे चित्रविचित्र आहेत और उनकी जो शेप्स हैं, आकार मतलब शेप्स है, वो चित्र विचित्र है, बहुत अलग अलग है, अजीब है. एका कॅक्टसचे नाव आहे सायाळ कॅक्टस. एक कॅक्टसचं नाम आहे सायाळ, कारण तो कुंपणाच्या आश्रयाने राहणारा सायाळासारखा दिसतो. क्यों? क्योंकि वो कुंपण मतलब क्या, ये जो अपन बॉर्डर बनाते हैं अपने गार्डन में या खेती में, उसके सहारे जीने वाला एक सायाळ के जैसा दिखता है. दुसरा एक कॅक्टस अस्वलासारखा दिसतो, म्हणून त्याला अस्वल कॅक्टस असे म्हणतात. एक कॅक्टस अस्वल की जैसा दिखता है, अस्वल मतलब बेयर के जैसा दिखता है, तो उसका नाम अस्वल रखा, मतलब बेयर. एक कॅक्टस थेट पिंपासारखा दिसतो, म्हणून त्याला पिंप कॅक्टस म्हणतात. एक पिंप के जैसा दिखता है, मतलब ड्रम के जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम पिंप रख दिया. सांबराच्या शिंग्यासारख्या दिसऱ्यांना कैक्टस ला सांबार शिंग कैक्टस बनता. उसके जो शिंग रहते हैं, जो हॉर्न रहते हैं, उसके जैसे कुछ कैक्टस है, उसके लिए उनका नाम सांबार शिंग रख दिया. कॅक्टसला सर्वसाधारणपणे पाणी येत नसली तर काही काही कॅक्टसला सुंदर फुले व रसदार फळे येतात. कैक्टस को पत्ते बहुत कम आते हैं, लेकिन कैक्टस के ऊपर जो खूबसूरत फूल आती है और उसके ऊपर और जूसी फ्रूट भी आते हैं. सॅग्वारे कॅक्टसला शेंड्यावर येणारी फुले पुष्कळशी फुलासारखी गेंदेदार असतात. ही फुले फुलली की थोड्या काळ का होईना बिचारा ओसळ वाळवंटाला सौंदर्याची स्पर्श होतो. कैक्टस के झाड़ के ऊपर एकदम टॉप पे फूल खिलते हैं, गेंदेदार रहते हैं, खूबसूरत और क्यूट रहते हैं. ये फूल जब खिलते हैं तो थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन उस ओसाड रेगिस्तान में खूबसूरती दिखती है. अमेरिकेतले रेड इंडियन लोक पूर्वीच्या काळी सॅग्वारे कॅक्टसचा अनेक प्रकारे उपयोग करून घेत असतात. अमेरिका में जो रेड इंडियन लोग हैं वो पहले के ज़माने में सॅग्वारे कैक्टस का बहुत तरीके से यूज़ करते थे. सॅग्वारे कैक्टस को बहुत तरीके से यूज़ करते थे. अवर्षणाच्या काळात कैक्टस चेचून त्याचे पानी काढ़त. जब अवर्षण होता था, ड्रॉट सूखा हो जाता था, कैक्टस में से वो पानी निकालते थे और वो पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते थे. सॅग्वारे कॅक्टसला फळे येतात, त्यामधला गर कलिंगडच्या गरासारखा असतो. सॅग्वारे कैक्टस के ऊपर जो फ्रूट आता है वो वाटरमेलन के फ्रूट के जैसा उसकी टेस्ट रहती है. तो रेड इंडियन लोग ही फळे चवीने खात असतात. रेड इंडियन लोग इस फ्रूट को भी बहुत चाव से खाते हैं. फळाच्या गरात साखर घालून तो मोरवळ्यासारखा टिकवता येतो. ये जो फ्रूट है उसके अंदर जो गर है उसके अंदर अगर हम लोग शक्कर डाल के रखेंगे तो मोरावळा मतलब मीठा आचार के जैसा लगता है. रेड इंडियन लोकांचे हेही एक खाद्य असते. वर पिंप कॅक्टसचा उल्लेख केला आहे. त्याचा उपयोग वाळवंटातून प्रवास करणारे लोक तहान भागवण्यासाठी करत असतात. तो रेड इंडियन का ये भी एक खाना है. वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट का जो मगज रहता है, गर रहता है, उसके अंदर शक्कर डालते हैं. जैसे हम लोग आम का मिठा बनाते हैं, आंवले का भी बनाते हैं मुरब्बा, मोरावड़ा मतलब मुरब्बा, वैसे ये लोग भी उसका मुरब्बा बना के रख देते हैं. रेड इंडियन लोग भी मुरब्बा बना के रख देते हैं. ऊपर जो पिंप कैक्टस जो बताया गया है, तो पिंप कैक्टस का यूज़ सफ़र करने वाले जो ये रेगिस्तान में जो सफ़र करते हैं वो लोग पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए यूज़ करते हैं पिंप कॅक्टस का. मात्र त्याचे पाणी काढणे फार जिकिरीचे काम आहे. या कॅक्टसला फार काटे असतात, ते आधी तोडून काढावे लागतात. लेकिन पिंप कैक्टस को बहुत सारे कांटे रहते हैं. पहले ये कांटों को निकालना पड़ता है, फिर उसके अंदर से पानी निकाल के अपनी प्यास बुझानी पड़ती है. नंतर कॅक्टसचे घट्ट साल सोलून त्याचा गर काढायचा आणि तो वेचून त्याचे पानी काढायचे. पहले उसके कांटे निकालने पड़ते हैं, फिर उसको तोड़ के उसके ऊपर जो घट्ट साल है, उसकी जो स्किन है उसको निकालना पड़ता है. फिर अंदर जो गर रहता है उसको निकालना पड़ता है. फिर उसको मारना पड़ता है और फिर उसमें से पानी निकलता है. पाणी मिळणार ते अर्धा किंवा पाव वाटी आणि त्याची चवसुद्धा अतिशय तुरट. और पानी कितना मिलता है, सिर्फ आधा
या पाव वाटी, प्याला, वाटी मतलब प्याला, आधी वाटी, आधा प्याला, तो पाव प्याला। और उसका जो टेस्ट है वो तुरट रहती है। जैसे आंवले की टेस्ट रहती आहे तुरट, वैसे ही इसकी टेस्ट रहती आहे। तहानाने व्याकुळ झालेला प्रवासी अगदी निरुपाय झाला तर हा खटाटोप करी। रेगिस्तान में जो सफ़र करता है उसको पानी की बहुत कमी हो जाती है रेगिस्तान में। प्यास बुझाने के लिए ये सब कुछ करता है और उसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं रहता। साया कॅक्टसची फळे मात्र स्ट्रॉबेरीसारखी चवीला मधुर असतात। सायाळ जो कैक्टस है, सायाळ कैक्टस इसलिए नाम पड़ा गया है कि अपने कुंपन के आजू बाजू से जो झाड़ खड़े हो जाते हैं, आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा कि अपने घरों के बाजू में, खेतों के बाजू में जो कुंपन बनाते हैं, एक बॉर्डर बनाते हैं, उसकी साइड से एक्स्ट्रा झाड़ भी बड़े होते रहते हैं, तो उसको सायाड़ बोलते हैं। तो ये जो कैक्टस है वो भी ऐसे ही किसी के सहारे खड़ा रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रूट्स रहते हैं वो स्ट्रॉबेरी के जितने मीठे रहते हैं। वाळवंटी प्रदेशात बहुतेक झाडांना काटे असतात, त्याला खास कारण आहे। रेगिस्तानी मतलब डेजर्ट में बहुत सारे झाड़ों को काटे दिखते हैं। उसकी एक वजह है, ओल्या प्रदेशात काटेरी झाडे जनावरांना ओरबाडून खाऊन टाकली तरी पाण्याची पंचायत नसल्याने ती पुन्हा लवकर उगवून येतात। जहाँ पे हरियाली है, ओला प्रदेश मतलब जहाँ पे हरियाली है, बारिश अच्छी होती है, सब जगह पे ग्रीनरी है, ऐसी जगह पे झाड़ों को ऐसी जगह पे जो झाड़े रहते हैं, अगर उनको जानवर ने खा भी दिया तो पानी की कमी तो वहाँ नहीं रहती, तो वो झाड़ वापस आ जाते हैं। जहाँ पे पानी की कमी नहीं रहती, ऐसे हरे हरे जगह पे अगर झाड़ों को जानवरों ने खा भी दिया, जानवरों ने पूरे पौधे को, झाड़ को अगर खा भी दिया, तो वो झाड़ वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन रेगिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है। रेगिस्तान में अगर एक झाड़ को किसी ने खा दिया तो वो वापस कैसे आएगा, उसमें तो वहाँ तो पानी मिलता ही नहीं है। पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे झाड़ एकदा गेलं की गेलं। पानी की कमी की वजह से अगर एक बार झाड़ ख़त्म हुआ तो फिर वो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन इस वजह से कुदरत ने वाळवंटी प्रदेश में जो वनस्पतियाँ रहते हैं उनके ऊपर बहुत सारे कांटे बनाए गए हैं ताकि जानवर उनको खा ना पाए। यासाठी या प्रदेशातल्या झाडांनी काट्याची शस्त्र परजून स्वरक्षणाची खबरदारी घेतली आहे। इसलिए ऐसे रेगिस्तान में झाड़ों ने कांटों का मतलब थ्रोन्स को अपना वेपन बनाया है और खुद की हिफाजत खुद किए हैं। क्योंकि अगर एक झाड़ को किसी जानवर ने खा लिया तो उसको वापस ग्रोथ होने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि वहाँ तो पानी की बहुत कमी रहती है। इसलिए ये जो कांटे हैं वो खुद झाड़ों की हिफाजत करते हैं। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। ये एक स्थूल वाचन का लेसन है और जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।